पॉलिटिकल वर्ल्ड गाइस, आज हम अपने मेन कोर 1 मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी आधुनिक राजनीतिक दर्शन के यूनिट 3 को देखेंगे गाइस, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरीज़ हैं, यानी जेएस मिल की थ्योरी है ऑन लिबर्टी, वुमेंस एंड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जेएस मिल की जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है गाइस, स्वतंत्रता पे हो, चाहे वो महिलाओं के विषय में हो या प्रतिनिधित्व सरकार के विषय में जो उन्होंने अपने विचार दिया है, वो सभी को हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो आज मैं आपको ये सभी पढ़ाने वाली हूँ। ये यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्रॉम मी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 3 को, जिसमें हमारे को लिखना है उदार समाजवाद जॉन स्टुअर्ट मिल के विषय में। जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले बताया था, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे जेएस मिल एक व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारक थे, यानी वो लिबरलिज्म के थिंकर थे, वो उदारवाद में विश्वास रखते थे। और इनका जन्म 1806 में लंदन में इंग्लैंड में हुआ था। वह मृत्यु इनके 1873 में हुई और इनके पिताजी का नाम जेम्स मिल था। जो जेएस मिल है उनके पिता का नाम जेम्स मिल था, और जो कि उनके फ्रेंड बैंथम थे, यानी जो कि उपयोगितावाद, बैंथम जो हम जानते हैं उपयोगितावाद के समर्थक थे। उपयोगितावाद के बारे में गाइस मैंने आपको जॉन रॉस की वीडियो में बताया था कि उपयोगितावाद एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें अधिकतम सुख के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की जाती है। तो बैंथम जो हैं वो उपयोगितावाद के पिता भी कहलाते हैं। फिर जेम्स मिल जो उनके पिताजी हैं जेएस मिल के, उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था। तो ब्रिटिश का इतिहास भी उनके पिता ने ही लिखा था। जेएस मिल एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे जेएस मिल अपने बचपन से ही। उनके पिता और बैंथम ने उन्हें पढ़ाया था और उन्हें 15 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही ग्रीक और लैटिन साहित्य एजुकेशंस में उन्होंने साहित्य के विषय में पढ़ा एंड इतिहास, दर्शन, फिलॉसफी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और साइंस में महारत हासिल कर ली थी 15 साल से पहले ही। लेकिन 20 साल की उम्र में क्या हुआ था गाइस, उनके साथ उन्हें अवसाद एक मानसिक रोग हो गया था। संकट के कारण उन्हें सामना करना पड़ा था जेएस मिल को, और इससे उनके दृष्टिकोण को काफ़ी ज़्यादा मौलिक रूप से बदलाव भी आया उनके अंदर। भावनाओं पर वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे एंड फीलिंग्स पर उन्होंने लोगों के विचारों को देखा, समझा, और फिर अपने उन्होंने साइंस में इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने तर्क विज्ञान पर, तर्क को संयमित करना चाहिए, इन सब पे बातों पे उन्होंने लेख लिखे। खुशी बनाम खुशी, यानी खुशी रहना चाहिए हमें, उच्च बनाम निम्न, सुख, स्वतंत्रता का मूल्य जो उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूल्य, उन पर उन्होंने मुक्त सोच दी, अपनी विचार दिए, व्यक्त किए। तथा इन पर जेएस मिल के ऊपर कॉलरिज, ये सारे थिंकर्स हैं, कॉलरिज, क्लाइन, सेंट साइमन और ऑगस्टे कॉम्टे, टॉकवाइसिल, रिकॉर्डो और न्यूटन का भी प्रभाव था जेएस मिल के थिंकिंग पे। यह मार्क्स के समकालीन थे, यानी जेएस मिल जो हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो कार्ल मार्क्स जैसा हम जानते हैं उनके समकालीन, उनके समय के थे इस थिंकर। जेएस मिल को उदार उपयोगितावादी, स्वतंत्रता के चैंपियन, कि उन्होंने लिबर्टी पर उन्होंने बहुत अच्छा थॉट दिया, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता के चैंपियन कहा जाता है। साथ में लोकतंत्रवादी, उन्होंने अनिच्छुक और लोकतंत्रवादी, उदारवादी, नारीवादी, यानी उन्होंने नारीवाद पे भी विचार दिए हैं अपने समथिंग, कि हम नारियों को उन्हें मताधिकार देना चाहिए, उन्हीं के अनुसार ये मिला है अभी हमें। नेक्स्ट सहकारी समाजवादी भी उन्हें कहा जाता है। जेएस मिल जो है वो 19वीं सदी के महान राजनीतिक दर्शक फिलोसोफर रह चुके हैं, जिनके विचार को और दर्शन को वर्तमान में अध्ययन किया जाता है। लाइक हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वह क्रियान्वयन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट गाइज, हम जेएस मिल की प्रमुख रचनाएं देखते हैं, उनकी बुक्स फेमस जो उन्होंने लिखी थी अपने समय में। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, 1848 में उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के विषय में लिखा। सेकंड, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, 1861 में उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे, सरकार पर विचार दिए थे, प्रतिनिधि सरकार पर, जैसे मैंने आपको बताया। एंड थर्ड में प्रोसेस ऑफ आर्गूमेंट, तर्क की प्रणाली, 1843 में उन्होंने दिया, यानी रीजनिंग पर कैसे प्रोसेस होता है, आर्गूमेंट, उनके विषय में उन्होंने पुस्तक लिखी। फोर्थ में उन्होंने एसे ऑन लिबर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता पर निबंध लिखा था अपना 1859 में। देन यूटिलिज्म ऑन, जो उपयोगितावाद है उसके ऊपर उन्होंने 1863 में लिखा। और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, महिलाओं की अधीनता के विषय में 1859 में 1869 में उन्होंने पुस्तक लिखी। जेएस मिल की अब स्वतंत्रता विचार देखते हैं गाइस, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए, व्याख्या कीजिए, तो हमें एग्जिटिव ऐसे ही लिखना है अपने आंसर को। तो हम पढ़ते हैं, जेएस मिल जो है स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता को अति महत्वपूर्ण मानवीय हित मानते हैं, यानी कि हम जानते हैं स्वतंत्रता जो होती है वो मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे जेएस मिल ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि
व्यक्ति जो है वह हमेशा सुख चाहता है, यानी हर एक पर्सन अपने लिए सुखी चाहता है, खुश रहना चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील भी रहता है, यानी कि मेहनत करता रहता है। मिल का मानना व विश्वास था कि सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के लिए हमें समाज में या पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट करने के लिए हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए वे कहते हैं कि व्यक्ति को जब तक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, जब तक व्यक्ति को फ्रीडम नहीं दी जाएगी, लिबर्टी नहीं दी जाएगी, तब तक उसका सामाजिक व राजनीतिक विकास संभव नहीं है। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता का अर्थ बताते हुए कहा है कि व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति के 2 प्रकार के कार्य होते हैं और उन्होंने कार्य यानी वर्क्स के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता को परिभाषित करने का प्रयास किया, यानी कि हमें कार्य के लिए तो स्वतंत्रता चाहिए होती ना गाइस, लाइक हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम लिबर्टी की डिमांड करते हैं कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए इस काम को करने की। इसलिए उन्होंने काम के माध्यम से ही बताया है। पहला कार्य आत्मपरक होता है, यानी जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर स्वयं पे पड़ता है, ऐसे कार्य आत्मपरक से ही पता चलता है। या ऐसे कार्य हमारे वैसे कार्य जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसे आत्मपरक कार्य कहते हैं। और अन्य परक यानी जिसका ऐसा कार्य जिसका प्रभाव अन्य यानी दूसरों पर पड़ता है उसे हम अन्य परक कहते हैं। पहले कार्य का वर्णन करते समय स्वतंत्रता परिभाषित करते हुए मिल कहते हैं कि जिन कार्यों का अन्यों पर प्रभाव पड़ता है, यानी जो सेकंड वाला है ना, अन्य परक, अन्य पर प्रभाव पड़ता है, दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, तो उन पर प्रत्येक विषय में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे अगर लाइक कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरे पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, अश्लील हरकतें, किसी की गंदी हरकतें होती हैं लाइक शराब पीकर अनाप शनाप बकना या चोरी करना, क्योंकि ये सभी कार्य करता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, गलत प्रभाव लोगों पर या समाज पर पड़ता है। इसलिए अन्य परक कार्यों के लिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती और दी भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस पर अवश्य रोक लगा दी जानी चाहिए, जिससे दूसरे पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, वह कार्य करने ही नहीं चाहिए। अगर करता है कोई तो उसे उसके लिए सज़ा मिलती है कानून के द्वारा। ये हमारे जे.एस. मिल ने ही हमें बताया है, थॉट दिया अपने विचारों में। फिर उन्होंने दूसरा पहला जो बताया था आत्मपरक कार्य, जिनके संबंध में हम कहते हैं कि वह कहते हैं कि मिल कि ऐसे कार्य जिनका प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ता बल्कि हमारे मनुष्य पे खुद पर पड़ता है। मनुष्य को इसलिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति क्या खाता पीता है ना, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इसके लिए हमें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। हम क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, या हम क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब, या किसी धर्म को अपना रहे हैं, किस धर्म को अपना रहे हैं, इस बारे में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब इसकी प्राइवेट निजी बातें हैं और इस पर जो है किसी भी राज्य को, सरकार को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विषय में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव केवल कर्ता पर ही सीमित रहता है ना। अगर हम क्या खा रहे हैं पी रहे हैं, इसका प्रभाव तो हमारे ऊपर ही पड़ता है और ये है उसकी निजी बातें यानी प्राइवेट टॉक्स हैं। तो इन बातों के लिए कार्यों पर राज्य को कोई बाधा या प्रतिबंध नहीं डालना चाहिए। और वे ये भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व, शरीर, मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है। व्यक्ति खुद का स्वामी होता है ना, उसे क्या करना नहीं करना, तो इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए अच्छे कार्यों के लिए। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण रूप से स्वतंत्रता ही नहीं कि पूरा ही नहीं छोड़ना चाहिए उसको, जिससे स्वतंत्रता समाज पर प्रभाव डालती है। अगर जो स्वतंत्रता अगर हम व्यक्ति को मिल गई है और जिसके द्वारा अगर समाज पर प्रभाव पड़ता है तो उस पर प्रतिबंधन लगाए जा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। जे.एस. मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है, जैसे हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं गाइस। तो और उन्होंने सबसे पहले अपने स्वतंत्रता पर विचार अपनी पुस्तक, उन्होंने बुक ऑन लिबर्टी लिखी थी, लाइक हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑन लिबर्टी में उसका वर्णन किया और उन्होंने इस पुस्तक में बताया जे.एस. मिल ने कि स्वतंत्रता के स्वरूप को बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है। लाइक हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है ना गाइस। पहले भी हम 12th क्लास में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एंड और नया हम 3rd ईयर में भी पढ़ रहे हैं। पहली सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक यानी पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी के बारे में देखो जे.एस. मिल क्या कहते हैं। पॉजिटिव के बारे में बोल रहे हैं। जे.एस. मिल के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता से ऐसी स्वतंत्रता से है जो कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जिसमें व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लाइक अपना विकास कर सकता है, लेकिन उसे ऐसे वह कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो, है ना, या दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में हो। यदि दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा तो राज्य हस्तक्षेप करेगा, तो इसलिए उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है जिसमें व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, यानी राज्य का, जब पहले ज़माने में राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम था तो वो नकारात्मक राज्य का स्वरूप दिखाता था। ये नकारात्मक स्वतंत्रता होती थी जिसपे राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। इस प्रकार को परिभाषित करते हुए इन्होंने इसके भयंकर समर्थक हर्बर्ट मेंसन थे, परंतु परिभाषित जे.एस. मिल ने करा है। अब स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में क्या कहते हैं जे.एस. मिल, देखते हैं गाइस।
मॉन्टेस्क्यू के अनुसार भी कहना था कि उनका मॉन्टेस्क्यू एक विचार है कि उनका कहना था कि शक्तियों को बांट देना चाहिए, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण कर देते हैं तभी हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है ना, इसलिए हमें शक्तियों को ही बांट देना चाहिए, पावर को, ताकि स्वतंत्रता की सुरक्षा भी तभी की जाएगी। और उसे यदि संविधान में दर्जा दिया जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाएगा, तब तो और भी उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा अच्छे से हो सकती है ना। जैसे हमारे भारत के संविधान में भी हम सभी को, व्यक्तियों को स्वतंत्रता की, लिबर्टी की आज़ादी दी गई है, अधिकार दिया गया स्वतंत्रता का। तो और राज्य सरकार उस पर कार्य भी करेगी। यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम अदालत में जाकर अपील करके उसकी सुरक्षा भी कर सकते हैं, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट, प्रतिनिधि सरकार शासन का औचित्य के बारे में, यानी प्रतिनिधि सरकार के बारे में जे.एस. मिल के विचार। स्वतंत्रता में बहुत गहरे लगाव के कारण मिल ने बहुमत के शासन के सिद्धांत को नहीं अपनाया, यानी वो लिबर्टी में वो करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा लगाव था स्वतंत्रता के प्रति, जैसे उन्होंने ऊपर व्याख्या कर चुके हैं हम। तो वो बहुमत के, यानी जिसे ज़्यादा वोट देते हैं वो सरकार जो जीती है, उसके सिद्धांत में उनको ज़्यादा विश्वास नहीं था। उनके स्थान पर प्रतिनिधि शासन का समर्थन किया था उन्होंने। प्रतिनिधि शासन देखिएगा इसके है, जिसमें मिल का मानना था कि लोकतंत्र को सामाजिक प्रगति का साधन बनाने के लिए, यानी डेमोक्रेसी को लोगों के हित के लिए बनाने के लिए हमें निर्वाचक मंडल शिक्षित होना जरूरी है, राइट। यानी जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसी को हमें वो बनाना चाहिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना शासक उसी को बनाना चाहिए जो शिक्षित हो। और जब तक पूरा निर्वाचक मंडल शिक्षित नहीं हो जाता, यानी सभी एजुकेटेड पर्सन उसमें नहीं होंगे, तब तक सार्वजनिक शक्ति जो है अपेक्षाकृत अनुभवी और सुशिक्षित विशिष्ट वर्ग को सौंपी दी जा सकती है, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को दे दीजिए। बहुमत से क्या होगा, कोई भी जिसे वोट मिल जाएगा, चाहे वो अनपढ़ हो, लाइक हमारे भारत में भी होता है कि पढ़ा लिखा अवश्य नहीं है, ये नेसेसरी नहीं बताया गया। बहुमत के शासन में जिसे भी ज़्यादा वोट मिल जाता है, चाहे वो कोई भी हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे बना दिया जाता है शासक। परंतु जे.एस. मिल इसके विरुद्ध हैं, इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि हमें अपना रिप्रेजेंटेड ओनली एजुकेटेड पर्सन को बनाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से हमारी स्वतंत्रता का या हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके, है ना। तो उसके बाद वो कहते हैं विशिष्ट वर्ग, यानी जो एजुकेटेड पर्सन है, अमीर हैं, रिच हैं, सार्वजनिक शिक्षा का उचित प्रयोग करते हैं और उनको अच्छे से प्रबंध भी करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए उसमें जनता में शिक्षा के विस्तार के साथ साथ वे राजनीतिक उत्तरदायित्व को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें सभी स्त्री पुरुष शासन के अधिकारों का, कर्तव्यों का बराबर हिस्सा लेंगे, ऐसा बोलते हैं हमारे जे.एस. मिल। अब जे.एस. मिल ने कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अपनी पुस्तक जो लिखी उन्होंने 1861 में, उन्होंने इसी मूल के बारे में, इस विचार प्रतिनिधि सरकार के बारे में बताया। तो यह मिल की प्रसिद्ध कृति है जिसके अंतर्गत जे.एस. मिल ने प्रतिनिधि शासन को समर्थन किया, सपोर्ट किया है, तथा मताधिकार क्रमिक विस्तार की योजना भी प्रस्तुत की उन्होंने। और मिल जो है उन आरंभिक लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था बताई उन्होंने, कि लोकतंत्र में भी उनकी आस्था थी। संकेत मिलता है, मिल का विश्वास था कि आधुनिक लोकतंत्र के लिए उचित प्रणाली प्रतिनिधि शासन व्यवस्था ही होगी, यानी डेमोक्रेसी हम तभी कह सकेंगे जब लोगों को एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। और प्राचीन यूनानी राज्यों में, नहीं प्राचीन काल में, हिस्ट्री टाइम में राज्यों में, नगर राज्यों में क्या होता था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आधुनिक राज्य में लागू करना संभव नहीं है, जैसे पहले हुआ करता था, ऐसा संभव नहीं है। कोई अब डेमोक्रेसी की मांग करी जाती है लोग, है ना, लोगों द्वारा। आधुनिक निर्वाचक मंडल अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कार्य करते हैं ना, वोट देते हैं तभी जाके वो काम करते हैं। ये प्रतिनिधि योग्यता और अनुभव की दृष्टि से बढ़कर होती है। प्रतिनिधि जो होते हैं ना, एबिलिटी वगैरह को नहीं देखते। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में कोई भी ज़्यादा एबिलिटी नहीं मांगी जाती, केवल उसमें ये देखा जाता है कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का हो, या कुछ उनकी योग्यताएँ विशेषताएँ निर्धारित कर दी जाती हैं, परंतु एजुकेटेड होना इतना नीडी नहीं माना जाता भारत में। या कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो होती हैं या कंट्रीज़ होती हैं, वो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रखती एजुकेशन की, बट ये रखनी चाहिए। अब ये हमारी लोगों की भी मांग है और जे.एस. मिल की भी मांग थी कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव वो एजुकेटेड होना चाहिए, जो कि अच्छे से शासन को चला सके, है ना। जैसे प्रतिनिधि योग्यता अनुभव की दृष्टि से बढ़कर होते हैं और तर्क संगत बातों को समझने, उन्हें अंडरस्टैंड करने और समझाने में इन सभी क्षमता की जनसाधारण से ऊंची होती है उनकी। विधानमंडल में भी हम देख सकते हैं अल्पमत के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए मिलने, यानी अल्पमत को भी उन्होंने वो दिया, अल्पसंख्यक लोगों को भी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव देने की मांग करी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी वोट देने के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक वो होता है ना विधि, और बहुल मतदान की प्रणाली का भी समर्थन किया है जे.एस. मिल ने। कल्याणकारी राज्य का समर्थन भी किया, यानी वेलफेयर स्टेट की बात करिए जे.एस. मिल ने, यानी ऐसे सरकार जो कि राज्य के कल्याण के लिए वो बनाता है, नियम बनाता है, नीति बनाता है, या
कानून बनाए। तो जेएस मिल पहले एक ऐसे प्रमुख उदारवादी थे जिसने शुरू में तो हस्तक्षेप की नीति पर जोर दिया था। इन्होंने भी पहले कहा था कि सरकार को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु बाद में लेकिन सामाजिक, आर्थिक और यथार्थ एकदम रियल सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने विचार करने के बाद इसका संशोधन कर दिया, यानी चेंजेस कर दिए। मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में अब संवैधानिक प्रतिनिधि शासन का, यानी संविधान के अनुसार ही जो हमारी जो सरकार होती है वो बनती है, और साथ में उन्होंने इनका साथ दिया। परंतु आर्थिक क्षेत्र में उसने कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया, यानी एक ऐसा स्टेट को बढ़ावा दिया जो कि नागरिकों के लिए कार्य करे, है ना। व्यक्ति की आत्मपरक और अन्यपरक कार्यों में भी उन्होंने अंतर करते हुए बताया मिलने कि व्यक्ति की जो कार्य हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरे की स्वतंत्रता को रुकावट डालती है, उस मामले में राज्य के द्वारा विनियम किया जाएगा, यानी उस पर कार्य किया जाएगा। यह आवश्यक हो जाता है कि इस तरह उदारवादी चिंतन के क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था के विनियम के सिद्धांत को मान्यता दी जाए, है ना। बाजार वगैरह को भी, यानी मार्केट को भी उदारवादी पूंजीवादी की तरह एक तरह विचारधारा होती है, जैसे लाइक हम पहले भी पढ़ चुके हैं गाइस। अब अपनी प्रसिद्ध कृति प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक में क्या बताते हैं, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था वाली जो पुस्तक उन्होंने 1848 में लिखी थी जेएस मिल ने, उसके माध्यम से वो बता रहे हैं प्रथम संस्करण में कि समाजवाद की उन्होंने इसमें आलोचना की थी, है ना। फिर लेकिन अंतिम संस्करण में उन्होंने 1866 में आकर अपना दृष्टिकोण बदल दिया और संपत्ति के अधिकार को उन्होंने सीमित करने की वकालत की, यानी कि अब जाकर संपत्ति ग्रहण कोई नहीं कर सकता है, उस पर टैक्स लगता है ना। उसने भू संपत्ति पर अधिक ज़्यादा ग्रहण करने पर उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्वामी के किसी भी विशेष प्रत्ययन के बिना उसकी आधार जो दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाती है, यानी कोई भी काम करते हैं, मिल ने तर्क दिया कि अतिरिक्त आय पर कर लगेगा, यानी ज़्यादा अगर कोई भ्रष्टाचार भी बढ़ता है ना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई आय कलेक्ट कर लेता है तो गरीबी अमीरी का फासला बढ़ जाता है, और साथ में क्या होता है गाइस, वो भ्रष्टाचार का वो रूप ले लेता है। इसलिए उन्होंने आय पर कर लगाना चालू कर दिया। इनके थॉट से ही वही हम देखते हैं अपने वर्तमान समय में अतिरिक्त आय पर टैक्स लगता है, और उसका उपयोग जो है हम श्रमिकों यानी गरीबों मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार काम करती है, उनके में भारी वृद्धि करती है। उदारवाद के परंपराओं में मिल पहला ऐसा विचारक था, जेएस मिल ऐसा विचारक था जिसने पूंजीवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराया उन्होंने, कि राज्य का हस्तक्षेप सही है, परंतु काफ़ी कम हद तक कि जब वो दूसरों को हनन करता है या पूंजीवादी, है ना। और उसने यह भी स्वीकार किया कि जब आर्थिक क्षेत्र में विषमता पाई जाती है, यानी डिफरेंसेस होते हैं, तब राज्य की ओर से हस्तक्षेप की नीति सामाजिक सुख को और बढ़ावा नहीं दे सकती। यानी कोई गरीब होगा कोई अमीर होगा, अगर राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, यानी गरीब की हेल्प नहीं करेगा वो, है ना, तो उससे क्या होगा, सामाजिक सुख को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो फिर वो आगे बोलते हैं, जब भूमि उद्योग धंधों यानी कंपनीज होती हैं या कोई भी काम वगैरह करते हैं लोग, ज्ञान विज्ञान के साधनों पर मिल गिने जिन लोगों का ही अधिकार हो जाएगा, कुछ ही लोग अगर उन पर सारा अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके अधिकार कर लेते हैं, तब राज्य को तटस्थ नहीं रहना चाहिए, बैठा नहीं रहना चाहिए, बल्कि विशाल निर्धन वर्गों के लोगों के कल्याण की दिशा में उन्हें अच्छे से अच्छे कार्य, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए सरकार को। जैसे शिक्षा की व्यवस्था, जैसा आज हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, कॉलेजेस में, तो शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तराधिकारी का परिसीमन, एकाधिकार पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, और भू संपत्ति की सीमाएँ भी निर्धारित होनी चाहिए कि कितनी संपत्ति लोग रख सकते हैं और कितनी नहीं। और ऐसे में श्रम कानून बनाकर, यानी कितनी मेहनत करनी है उसे बनाकर भी लोग, जिसके अनुसार काम घंटे निश्चित कर दिए जाते हैं ना, कि 8 घंटे ही काम करवाए जाएं, लोगों से अधिक मजदूरी भी नहीं ली जाए। और कारखानों में कच्ची उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो अपना अच्छा सा भविष्य जी पाएँ, है ना। तो वो क्योंकि शिक्षा से ही हम अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह मिल जो हैं जेएस मिल, उन्होंने जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में अपने विचार दिए, अभिव्यक्त की और पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी, तथा तो उन्होंने संवैधानिक शासन की भी बात करी, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, शासन प्रणाली को वैश्विक समर्थन दिया, और साथ ही आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी मूल्यों के साथ साथ उन्होंने समाजवादी मूल्यों को भी स्थापित किया कि समाज में लोगों के लिए भी देखना चाहिए सरकार को। उदारवाद को एक नई दिशा प्रदान की है इन्होंने जेएस मिल ने। स्त्रियों की प्राधीनता पर प्रहार भी किया। समकालीन सामाजिक चिंतन के अंतर्गत, यानी टेम्परेरी उस टाइम के समय में सोसाइटी में इतने सारे चिंतन चल रहे थे, नारीवादी सिद्धांत के समर्थन जो दे रहे थे, उनकी सबसे पहली सशक्त अभिव्यक्ति मिल ने भी की थी, चिंतन में मिलती है हमें। मिल ने अपनी पुस्तक सुप्रसिद्ध कृति सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 के अंतर्गत उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि आधी मानवता, जैसे हमने मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के उसमें भी पढ़ा,
महिलाओं के विषय में, है ना, कि वो आधी जनता होती है, आधी पूरी मानवता की आधी जनसंख्या, तो इसलिए स्त्री जाति को भी उन्होंने दूसरी आधी मानवता और अर्थात पुरुष की जाति के प्राधीनता में क्यों रखा जाए, उसे क्यों अंडर में रखा जाए, तो इस पर उन्होंने सवाल उठाए हमारे जेएस मिल ने, जो कि बहुत अच्छे हैं। और अवसरों की प्राप्ति के विषय में भी बोला कि अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वल मिलनी चाहिए। तो वे यह कहते हैं कि कानून के माध्यम से, रीति रिवाज के माध्यम से स्थापित की हुई जो है ना सिचुएशन उसे, लेकिन इसे उपयोगितावाद के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रश्न के उत्तर में मिल अपनी पूरी दृढ़ता से वो कहते हैं कि स्त्रियों की जो प्राधीनता है उसके प्रति उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई कि अच्छी बात नहीं है, हमें स्त्रियों को किसी के अधीन नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें भी उचित अवसर देकर उन्हें स्त्री पुरुष की बनावट में जो अंतर पाया जाता है उसे शिशुओं की देख रेख स्त्रियों का स्वाभाविक कृत्य जो है उनका बना दिया है। लेकिन इससे क्या होता है, सिद्ध नहीं हो सकता कि मताधिकार से वंचित रखा जाए। अगर दिखने में अलग है तो ये तो नहीं, बट है तो मानव ही ना। ओके, तो इसी विषय में उन्होंने महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार दिलवाया, वोट देने का अधिकार इन्हीं के विचारों से महिलाओं को मिला था सर्वप्रथम इंग्लैंड में। तो उन्होंने ऊंचे व्यवसाय में स्वतंत्रता रखनी चाहिए, उन्होंने बताया महिलाओं को भी, और उन्नति के उन सभी अवसरों से दूर जो रखा गया अभी तक ऐतिहासिक दृष्टि से वो पुरुषों के लिए सुलभ रहे होंगे, बट महिलाओं के लिए ये सही बात नहीं है। समानता के पक्ष में भी उन्होंने बात करी कि महिला पुरुष अभी समान है और महिलाओं को भी शिक्षा वगैरह दी जानी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सकें। मिल ने स्त्री पुरुष की समानता की जो तर्क दी है वो बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उन्होंने सही बोला है। मिल तर्क देते हैं कि पुरुष के प्रति जो स्त्री की अधीनता है वो न केवल अपने आप में अनुचित है, बल्कि इस मानव जाति की उन्नति के मार्ग में एक मुख्य बाधा भी है ना, क्योंकि अगर महिलाओं को अगर हम समान नहीं समझेंगे, उन्हें अंडर रखेंगे, तो वो उनके विकास के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मिल आगे कहते हैं कि सामाजिक प्रगति के लिए स्त्री व पुरुष दोनों में पूर्ण समानता होनी चाहिए, एकदम इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों के बीच, ताकि वो दोनों अपना विकास कर सकें। मिल ने आगे कहा स्त्रियों की प्राधीनता ऐसी विश्वजनीय प्रथा का रूप धारण कर चुकी है। जैसे हम जानते हैं कि सालों से ही, प्राचीन इतिहासकाल से ही महिलाओं को नीचा समझा जाता था या उन्हें छोटा पुरुषों के अंडर समझा जाता। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत भी यही देखा गया, तो पूरे विश्व में यही व्यवस्था फैली हुई थी। तो जब कहीं स्त्री के वर्चस्व का कोई संकेत नहीं मिलता था हमें कि स्त्री भी कहाँ है ऊपर, तो यह वह अस्वाभाविक से प्रतीत होता था। जब हम सुनते हैं दूर दराज के लोगों को भी पता चलता था कि इंग्लैंड में ना महारानी का शासन है, तो उन्हें ये एकदम अचानक सा या आश्चर्य सा, सरप्राइज सा बिलीव होता था कि अच्छा ये सही में है कि महिला भी महारानी हो सकती है। परंतु इंग्लैंड में जो महारानी है उनके शासन में कोई शंका नहीं है, ऐसी वो थी महारानियों ने भी शासन किया है, तो कोई विचित्र व बड़ी बात नहीं दिखाई देती वहाँ के लोगों को। परंतु वह यह नहीं सोच पाते कि स्त्रियां भी सैनिक व संसद हो सकती हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जब पहले ज़माने में महिलाओं को संसद में नहीं बैठने दिया जाता होगा, केवल महारानी का पद दिया गया था और उन्हें सैनिक में नहीं दिया जाता था सीट। परंतु अब तो हम देख सकते हैं इन्हीं थिंकर्स की वजह से। सो वी शुड बी थैंकफुल टू दैम जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। एंड अब हमें पूरी इक्वलिटी चाहिए, तो उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं अभी भी। दूसरी ओर यूनान और अन्य प्राचीन के लोगों को यह विचार उतना अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता था। यानी कुछ अलग देशों के लोग जो हैं उन्हें ये नहीं बिलीव होता था कि कोई सैनिक नहीं हो सकती क्या महिला, क्योंकि स्पार्टा नाम का एक देश है, उसमें स्त्रियों को ना सैनिक शक्ति बनाने के लिए, उन्हें एकदम कुशल स्किल सैनिक बनाने के लिए शिक्षा दी जाती थी। वैसे कानून की दृष्टि में भी वो भी पुरुषों के अधीन ही थी, परंतु स्पार्टा में सैनिक शिक्षा दी जाती थी महिलाओं को। स्पार्टा की स्त्रियों से प्रेरित होकर ही प्लेटो जो थिंकर है हमारे प्राचीन काल के, उन्होंने ही स्त्री पुरुष की समान क्षमताओं में विश्वास कर लिया था कि सभी समान होती हैं, सब में एबिलिटी सेम है, और उसने अपने सिद्धांत में चिंतन में महिलाओं के समर्थन किया था कि सभी को बराबर रखना चाहिए। इन सभी तर्कों के आधार पर जेएस मिल ने तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्रियों को मताधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को शानदार पैरवी यानी कि समर्थन किया, सपोर्ट किया उन्होंने। तो अतः हम निष्कर्ष में देख सकते हैं गाइस, अब हमने ऊपर अपने 3 थॉट्स पढ़ लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जेएस मिल के विचार। अब गाइस हम निष्कर्ष में कह सकते हैं, अतः अंत में हम कह सकते हैं कि जेएस मिल के उपरोक्त विचारों के अध्ययन के बाद, स्टडी करने के बाद, हम कह सकते हैं कि जेएस मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे पहले महत्व दिया है। उन्होंने महत्व देते हुए कहा है कि राज्य को व्यक्ति के कार्य में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन अगर यह सिद्ध किया जाए कि वह हस्तक्षेप समाज के हित में है तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज को
हित में होगा तो राज्य कर सकता है और उसे उचित यानी राइट्स ठहराया जा सकता है। इसके लिए उसने आत्मपरक और अन्यपरक कार्यों में अंतर बताया, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं गाइस। मिल इस बात को भी समर्थन देते हैं कि राज्य को तटस्थ नहीं रहना चाहिए, यानी उसे एकदम स्टिल नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के हित में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, यानी पॉजिटिव उसे कार्य करते रहने चाहिए। इसी प्रकार इसी विचार ने उदारवादी चिंतन परंपरा के अंतर्गत नकारात्मक राज्य को सकारात्मक राज्य में बदल दिया, है ना गाइस। जैसे मैं ऊपर बता चुकी हूँ, पहले जो नेगेटिव स्टेट माना जाता था वो पॉजिटिव स्टेट माना जाता है, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए कार्य करता है ना, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। राज्य के विकास का रास्ता भी खोल दिया इसने। जैसे कि मिल ने स्वतंत्रता का वर्णन करते हुए विश्लेषणात्मक उन्होंने प्रस्तुत किया। उदारवादी चिंतन में दूसरी मिसाल भी मुश्किल है इनके जैसा मिलना। जेएस मिल बहुत अच्छे एक यूनिक थिंकर है, जिन्होंने इतने सारे मेन पॉइंट्स पे अपने विचार दिए और जो कि बहुत ही फेमस है, तो इससे दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल है। उसने स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम के सिद्धांतों को उपयोगितावाद से जोड़ा और उसने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बहुत आगे बढ़ाया कि हमें सभी को बोलने का अधिकार है और हम अपने विचार को आगे रख सकते हैं, है ना। लोकतंत्र की स्थिति को भी दूर करने का प्रयास किया। उसने प्रचलित लोकतंत्र में सुझाव दिए, उन्हें अपने सुझाव दिए कि कैसी प्रतिनिधित्मक सरकार होनी चाहिए लोगों के लिए। उसने शासन की संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के समुचित प्रतिनिधित्व पर भी बल दिया, यानी कि अल्पसंख्यक जो कम बहुमत पे ही नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यकों को समर्थन दिया कि अगर जिनके पास कम वोट है तो उनकी भी थिंक को हमें जानना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। मिल ने अपने युग में न केवल मताधिकार की बात की, बल्कि स्त्री की प्राधीनता पर भी प्रहार किया, है ना। जैसा हम ऊपर अभी पढ़ा, हमने उन्हें प्रहार किया और इस प्रकार उसने न केवल स्त्री जाति की गरिमा को मान्यता दी, बल्कि समाज की प्रगति के लिए रास्ता भी दिखाया, यानी समाज सोसाइटी को कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए वो भी बताया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन में, हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में, सिद्धांत में मिल के जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ओके गाइस, तो हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब हम अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो गाइस प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। लाइक स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचार पर विचार कीजिए, जो कि हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड, जेएस मिल के प्रतिनिधि सरकार पर विचारों का वर्णन कीजिए, है ना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं गाइस। और जेएस मिल के अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किस प्रकार किया है, उसके भी विचार अपने वाक्यों में दीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैं गाइस आपको बता चुकी हूँ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी आपको बताने की। सो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।